हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? सब कैसे हो? ठीक ठाक हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करने का। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए और मेरा भी यही है कि बस लोगों की हेल्प हो जाए, उनको थोड़ा सा गाइड मिल जाए चीज़ों में, तो मेरी मेहनत स्वागत। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिर तक ज़रूर देखना। बहुत सारे सवालात होते हैं रिगार्डिंग एडमिशन, दैट इज़ FAQs, frequently asked questions. So that's the part of my video today. So there are 8 type of question. I summarize it. उसको मैंने थोड़ा सा समराइज़ कर लिया कि ये 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कोई जो है वो बच्चा पूछ रहा है। वीडियो आज थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत यूज़फुल होगी। ख़ास तौर पे जो मेरे पास केसेस आते हैं रिगार्डिंग कंसल्टेंसी, वो भी ये सवालात पूछते हैं। जो ख़ुद भी अपना केसेस खुद कर रहे हैं वो भी ये सवालात पूछते हैं। सो somehow this video will be very useful. So let's start the topic. First question, all student always ask about that, is it possible to get admission without IELTS? वैसे तो मैंने इसका जवाब अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी दिया हुआ है कि बिल्कुल IELTS के बगैर आप कर सकते हो। इसमें कुछ अगर मैं डिटेल में बात करूँ इस सवाल की, कि कुछ ऐसी ज़्यादातर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे देती हैं, आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दोनों। लेकिन इन केस अगर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम में है और बिल्कुल उसकी मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू था, तो उस सूरत में आपको IELTS देना पड़ता है अगर ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 2-3 साल से विदाउट IELTS आपका एडमिशन हो रहे हैं। और इन केस अगर एम्बेसी ने कह दिया कि IELTS ज़रूरी है तो आप करना IELTS, या कोई यूनिवर्सिटी अगर रिक्वायरमेंट कहे तो, वरना IELTS की ज़रूरत नहीं होती। I am in Italy without IELTS. I know like 50-60 people who are in Italy right now doing bachelor and master without IELTS. So IELTS की फ़िक्र नहीं करो, आप फ़िक्र करो अभी कि अगर आपने इटली का सोच लिया है तो आप इटालियन ज़बान सीखना शुरू करो। एटलीस्ट आपको कन्वर्सेशन आनी चाहिए। आप लोगों के पास 2023 के लिए काफ़ी टाइम है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे FAQs में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो दूसरा सवाल आता है कि हु कैन बी द स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर के बारे में आपको ये बात बताऊं कि स्पॉन्सर अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रूल्स सिर्फ ब्लड रिलेशन हो सकता है, ना चाचा हो सकता है, ना मामा हो सकता है। ब्लड रिलेशन से मुराद आपके भाई बहन अम्मी अब्बू हैं, योर इमीडिएट फैमिली, दैट्स इट। अच्छा, इन केस ये सवाल आता है कि भाई मेरी अम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं और मेरे भाई बहन छोटे हैं, वो तो जॉब की एज में ही नहीं है, 18 साल से छोटे हैं, तो मैं क्या करूं? तो इस केस में आप खुद हो सकते हो, सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हो। फिर आप अपनी एफिडेविट में, आपका कवर लेटर में आप उसकी ये डिस्क्रिप्शन दोगे। लेकिन अगर आप भी नहीं हो या फैमिली में कोई भी नहीं, आप चाचा मामा को कह रहे हो, तो एम्बेसी विल नॉट एंटरटेन यू। वो कहेगा फिर पैसे कहाँ से आए, आप जा कैसे रहे हो इतनी महंगी पढ़ाई करने में। सो ये आप रूल ज़रूर याद रखना। थर्ड क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना अमाउंट लगता है। सो इस पूरे प्रोसेस में ना आपको एक साथ पैसे नहीं देने होते हैं। आपका स्टार्ट होता है एडमिशन, आप एप्लीकेशन फ़ी देते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन के काम कराते हो, आप डिफरेंट काम कराते हो, तो आप चंक्स में पैसे देते हो। सो प्लस माइनस करके आप समझो 4 से 5 लाख आपको लगते हैं तमाम प्रोसेस में, होल प्रोसेस में। तो आप अपने एटलीस्ट दिमाग में इतने पैसे जो है वो रखो। अच्छा, फिर एक और चौथा सवाल आता है हमारे पास कि एक मिनिमम अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होता है कि बैंक स्टेटमेंट में आप जो दिखाओ। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भी मत दिखाओ और अपनी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके लिहाज से ही अमाउंट दिखाओ। 15 से 18 लाख या 15 से 20 लाख के दौरान आप अपना स्टेटमेंट दिखाओ और उसके अपने प्रूफ ऑफ वैलिड दिखाओ। तो इतनी आपको स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। कितने महीने के लिए करनी पड़ती है? आपको 6 मंथ के लिए ये करनी पड़ती है। यानी कि जब आप एम्बेसी में अपनी जमा करा रहे हो, लेट्स सपोज आप जुलाई में करा रहे हो, तो पिछले 6 मंथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है और वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से केस रिफ्यूज़ होते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बड़े जो है वो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्यों हमारा जो है वो केस रिजेक्ट हो गया, या कराची वाले लड़के कहते हैं कि प्री रिफ्यूज़ल आपका क्यों आ गया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना।
पाँचवा FAQ जो मैंने शामिल किया है कि स्टूडेंट ऑलवेज आस्क अबाउट द सक्सेस रेशियो ऑफ स्टूडेंट इटालियन स्टूडेंट वीज़ा। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप इसको डिवाइड करो कराची में और पंजाब में, सिंध में या पंजाब में डिवाइड करो मेनली। तो पंजाब में ज़्यादा जो रेशियो कम होने की वजह ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग नहीं होती। बच्चे अब मेरे पास कॉल आ रही है कि आपके पास मुझे स्टेटमेंट बनवा देंगे, मतलब स्टेटमेंट बनती भी है, मुझे कुछ अर्से पहले ये बात पता चली। सो आप वैलिड डॉक्यूमेंटेशन रखो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन तमाम स्ट्रॉन्ग रखो, फाइनेंशियल आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो स्ट्रॉन्ग लगाओ, तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 80% स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 20% लक होता है। और 100% अगर आपको कोई ऐसा कंसल्टेंट कह रहा है कि 100% मैं आपको वीज़ा दिलाऊंगा, तो 100% कोई चीज़ नहीं होती, वो स्कैम है, वो धोखा है, उसके पास मत जाए प्लीज़। सो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखो और अपने लक पे भरोसा रखो। ये दो चीज़ें हैं। बाहर जाना बिल्कुल, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, इधर यू आर अप्लाइंग एनीवेयर इज़ लाइक यू आर गैम्बलिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हो। सो इस बात को आप जो है वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन 6 जो मैंने शामिल किया है FAQs में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर कोई करता है कि कौन सी फील्ड मुझे बैचलर मास्टर के लिए चूज़ करनी चाहिए। ये मैं उनको भी गाइड करता हूँ जो मेरे पास केसेस हैं, जो खुद भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें कि जो उनका अपना इंटरेस्ट है और जो उन्होंने इंटर में किया हुआ है और जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में किया हुआ है, उस कोर्स के लिहाज से आगे अपनी कोर्स की अलाइनमेंट करें, अपने इंटरेस्ट देखें, उस लिहाज से अप्लाई करें। फिर एडमिशन भी जल्दी आ जाता है। अगर आप कहीं भी अप्लाई कर दो कि बस मुझे बाहर जाना है और आप कोई स्पेसिफिकेशन कोर्स की नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है फिर आप आगे जाके आप ही सर्वाइव करोगे। तो बेहतर ये है कि आप राइट कोर्स देखो अपने इंटरेस्ट के लिहाज से और अपनी डिग्री के लिहाज से और अपनी लास्ट डिग्री के लिहाज से, एंड देन गो फॉर इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक कुछ केसेस में ऐसे आता है कि आप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये 7 क्वेश्चन मैं FAQs का ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इफ़ समवन इज़ इन लास्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ही और कैन शी अप्लाइज और नॉट, ही और शी कैन अप्लाई। फॉर एग्जांपल, पहले आप इसमें एग्जांपल ले लो कॉलेज की। अगर कोई कॉलेज के लास्ट ईयर में, लेट्स गो सेकेंड ईयर में है, इंटरमीडिएट में है, सो उस केस में आपका ऐसा होगा कि अगर वो अभी अप्लाई कर दे फ़िलहाल, अपने जो है वो मार्कशीट और अपनी जो फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट भी दिखा सकता है, और वो कहे कि ईमेल में मेंशन कर दें या जहाँ अप्लाई कर रहा है कि अवेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। लेकिन आपका अप्लाई हो गया, यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ऐसी हो कि उसे पता हो कि मैं जब जुलाई में एम्बेसी खुल रही है उससे पहले मुझे मार्कशीट और मेरी डिग्री या मुझे अपने कॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सो वो अप्लाई कर सकता है। अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी की में ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है और आप लास्ट ईयर में हो, लेट्स सपोज यू आर इन 4th ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, और आपकी अभी जो है वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप तमाम अपनी जितनी भी आपके सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपलोड करोगे जहां आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसका भी यही है कि आपकी जो फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो एक्यूमुलेटेड होती है, और जो डिग्री है वो आप एम्बेसी के जब आप डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो उससे पहले आ जाए। बाकी आप पोर्टल में अपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो कि लास्ट ईयर में भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द 7 क्वेश्चन ऑफ माई FAQ सेशन, जो आज हम सेशन और जिस वीडियोस पे हम आज बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होता है कि मिनिमम परसेंटेज और CGPA कितनी रिक्वायर्ड होती है एडमिशन के लिए। ये मैं थोड़े पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझसे बार बार पूछी जाती है, तो मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि जिसकी परसेंटेज आपके पास 50 से कम है इंटर में और CGPA उसकी कम है 2 से, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। उसको मैं ये कहूँगा कि पहले अपनी इम्प्रूवमेंट के पेपर दे दे। अगर वो कहीं बाहर पढ़ने आ रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसकी परसेंटेज और CGPA इम्प्रूव हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक मैं आपका 9 क्वेश्चन में ख़ुद ऐड करता हूँ कि यहाँ पे पूछते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पूछते हैं, और किन किन चीज़ों में अच्छी आपको इनकम आपकी जनरेट हो सकती है पार्ट टाइम के लिए, कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 days सेशन और 2 days वीडियो।
सो आप ये बात याद रखो कि हफ्ते में 20 आवर्स स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए। जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट आए हो तो आप परमानेंट जॉब नहीं कर सकते, आपकी क्लासेस और सब चीज़ें मैनेज होती हैं और ऑफिशियली आपको अलाउ नहीं है। 20 आवर्स आप कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी कही थी कि आते ही ऐसे मत सोचना कि आते ही आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको जो है वो यहाँ इटली का राजा बना दिया जाएगा और आप बहुत पैसों में खेलोगे। आपको यू हैव टू स्ट्रगल, यू आर इन अ न्यू प्लेस, सो आपको मुश्किलें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं। आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो 3-4 महीने दिमाग में रखो अपने कि उसके बाद आई विल गेट द जॉब आफ्टर completion of the documentation thing like resident permit and after when I will have my bank account and things like that. So आपका जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जॉब है जहाँ पे स्टूडेंट करते हैं और वो आर्ली भी आपके पास पैसे अच्छे जनरेट हो जाते हैं, वो डिलीवरी का काम है। सो वो चीज़ें हो जाती हैं, डिलीवरी का काम है। बाकी आपके पास होटल्स में आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे केयर टेकर एज अ जो है वो नैनी भी काम कर सकते हो। सो ये वाली कुछ जॉब्स हैं जो आप पार्ट टाइम में यहाँ पे कर सकते हो और जिस पे जब आपकी अर्निंग हो सकती है। सो दीज वर द 9 क्वेश्चंस आई इंक्लूडेड टुडे FAQs. होप यू गाइज हैव नाउ इनफ नॉलेज एंड मेरी यही कोशिश होती है हर वीडियो में कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूँ जिसका आपको फ़ायदा हो और कुछ चीज़ें क्लियर भी हों, क्योंकि आई एम इन इटली एंड आई एम डूइंग मास्टर्स टू इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बाकी आपको कोई भी किसी तरह का सवाल हो एंड इफ़ यू इवन नीड माई गाइडेंस एंड इफ यू नीड माई कंसल्टेंसी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम. Thank you and Allah Hafiz guys for now. Allah Hafiz.